अच्छी बात यह कि अमेरिका में ट्रम्प साहब की पोजीशन भी बहुत ये समझिए हल्की हो गई है। और ट्रम्प साहब जो एक मतलब ये समझिए कि इलेक्शन जीत गए थे, एक हमदर्दी की लहर उनके लिए चल पड़ी थी, जो उनको शूट करने की कोशिश की गई थी बहरसूरत। अब ना वो हमदर्दी है और ना ही वो जज्बा है। ट्रम्प साहब खुद ही अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक जोकर साबित होते जा रहे हैं। शुरुआत करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने अमेरिका के बारे में पूछा है, शुरुआत अब मैं उससे कर रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि कुछ अमेरिका को पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अमेरिका को खास तौर से उसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर ट्रम्प, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़िए, उनको फ्रीडम ऑफ फॉल्सहुड है। हम भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप अमेरिका पे थोड़ा सा रोशनी डालें, जो दुनिया को सबक देता है, दुनिया को डिक्टेट करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अब वहां तो पत्रकारों ने सब शटडाउन कर दिया, बंद कर दिया, कहा कि हम नहीं रहेंगे, ताले लगा दिए। क्या कहेंगे आप? दिया गया, भीतर घात हुआ उनके साथ। तो मेरा ये कहना था कि इजराइल जमीनी लड़ाई में तो न तो हिजबुल्लाह से जीत पाया है और न ही वो हमास से जीत पाया है। गोरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट दोनों हैं, हमास भी और हिजबुल्लाह भी। इसमें इजराइल के लोग घबराते हैं। बस इनको ये है कि आप तोप चला दो दूर से, आप ऊपर से मिसाइल मार दो, आबादी की आबादी पूरी ढहा दो, ये सब वो करेंगे। अब हम वापस से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी परेशान है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हमारा भी पूरा बिजनेस चरमरा के बैठ रहा है, हमारे अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन उसके साथ एक चीज और है, वो यू टर्न बहुत तेज लेता है। तो वो कोई ना कोई पुराने फैसले जो उसने नए को बदले हैं, उसको वो रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि यू टर्न में एक्सपर्ट है वो। जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी इंटरनेशनल मुद्दों पर बातचीत के लिए इस वक्त बायलिटरल टॉक के लिए रशिया जो है वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बहुचर्चित इजरायली कैदी मतान ने इंकशाफ किया है कि कैप्टिविटी के दौरान, यानी जब वो बंधक बनाए गए तो उस दौरान उन्हें हमास ने तोरा की प्रति लाकर दी ताकि हम प्रार्थना कर सके। और ये काफी चर्चा में है ये बात, वीडियो जो है। जबकि इसके बरखिलाफ कल एक खबर थी कि एक फिलिस्तीनी रोटी की कंठी माला बनाकर खुदा की इबादत करता था, जिससे नाराज होकर इजरायली सैनिक ने उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की। तो ये खैर दुनिया में तमाम जो है, आज या सिनवार के आज शहादत की बरसी है, अल्लाह उनके साथ साथ सभी शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पौधा अमेरिका के चेहरा आज बेनकाब हो गया जब उसने अपने देश के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया कि किसी भी सूचना के प्रकाश के पूर्व अनुमोदन लेना जरूरी है। और सारे पत्रकारों ने, मैंने शुरू में ही खबर दी थी, बाइकआउट कर दिया है, वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ गए। नदीम अहमद साहब ने बड़ा अच्छा एक तजिया पेश किया और इन्होंने कहा कि इस सदी नहीं, मैं कह रहा हूं प्रोफेसर नदीम, किसी भी सदी में अगर आप चंगेज खान, हलाकू तक भी चले जाएंगे तो इस तरह का कत्लेआम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आपने सच कहा है। और जब आपने कंस का जिक्र किया तो मुझे वह वाकया याद आ गया कि जब भगवान श्री कृष्ण की पैदाइश की बात आई थी और किसी ने पेशीन गोई की थी कि जो बच्चा पैदा होगा वही आपका वध करेगा, तो कंस ने, जो मुझे याद आ रहा है, कि उस वक्त पैदा होने वाले तमाम बच्चों को मरवा दिया था। ऐसी खबर या कंस है या कोई ऐसा वाकया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से ये जो नस्ल कुशी हुई है वो यही कि नस्ल आने ही न पाए, जो बाद में खतरा बने, इन्हें सबको मार दो। ये इस तरह की सोच जो है, फिरोज बख्त अहमद साहब, जो बात नदीम अहमद साहब ने कही, राशिद रिजवी साहब ने कही,
हम भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप अमेरिका पे थोड़ा सा रोशनी डालें, जो दुनिया को सबक देता है, दुनिया को डिक्टेट करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अब वहां तो पत्रकारों ने सब शटडाउन कर दिया, बंद कर दिया, कहा कि हम नहीं रहेंगे, ताले लगा दिए। क्या कहेंगे आप? ये कौन सी बौखलाहट है? कौन सी ये क्या अब ये बेनकाब हो रहे हैं या इनका जवाल करीब है? फिरोज बख्तर में जी साहब। जी ऐसा है डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का, और तमाम सामाईन का भी कि वो यहाँ जमा होते हैं और हमसे रूबरू होते हैं। देखिए, आपने अमेरिका का जिक्र किया, मैं जिक्र थोड़ा ये जो द सो कॉल्ड सीज फायर विद इन इन्वर्टेड कॉमास है, इसके जिक्र से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने अमेरिका के बारे में पूछा है, शुरुआत अब मैं उससे कर रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि कुछ अमेरिका को पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अमेरिका को खास तौर से उसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रम्प, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़िए, उनको फ्रीडम ऑफ फॉल्सहुड है। आज ही मैं कुछ चैनल्स पे सुन रहा था, हिंदुस्तानी चैनल्स पे, कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से एक बात ये कह दी कि हम जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, जबकि उनकी कोई बात नहीं हुई मोदी साहब से, ना कोई टेलीफोनिक वार्तालाप हुआ, बस बात। तो ये साबित करता है कि वो एक नंबर के झूठे हैं, और उनका झूठ जो है, एक उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो न सिर्फ ईरान, न सिर्फ कतर, हर जगह साबित हुआ है। ठीक है, वेनेजुएला में भी उन्होंने यही किया। ठीक है, यही वो जो है यहाँ कर रहे हैं यूक्रेन में। तो मतलब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की, उसमें अगर नोबेल प्राइज फॉर फॉल्सहुड अगर दिया जाएगा, तो ट्रम्प साहब को दिया जाएगा बिलाशुबा, और मैं इसके हक में हूँ। पहली बात। दूसरी बात यह कि अमेरिका में ट्रम्प साहब की पोजीशन भी बहुत ये समझिए हल्की हो गई है, और ट्रम्प साहब जो एक मतलब ये समझिए कि इलेक्शन जीत गए थे, एक हमदर्दी की लहर उनके लिए चल पड़ी थी, जो उनको शूट करने की कोशिश की गई थी बहरसूरत। अब ना वो हमदर्दी है और ना ही वो जज्बा है। ट्रम्प साहब खुद ही अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक जोकर साबित होते जा रहे हैं। ये वजन उनका बाकी है, क्योंकि भाई दुनिया का सबसे भारी भरकम प्रेसिडेंट ये शख्स है, वो जगह रहेगी, कुर्सी तो रहेगी, लेकिन कुर्सी पे जो उनकी उछल कूद है, जो उनके ड्रामे हैं, उसकी जो सब फासिक झूठ बोलते हैं, इसके लिए वो जबरदस्त तरीके से जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनको अगर नोबेल प्राइज फॉर फॉल्सहुड मिला तो बहुत जल्दी मिलेगा, और इसकी मैं आपके चैनल से तलकीन करता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात यह कि मैं बोलना चाह रहा था, राशिद साहब ने भी और नदीम साहब ने भी अपना इजहार ख्याल किया है जंगबंदी के ताल्लुक से। पहली बात तो यह है, जंगबंदी कहना छोड़ दीजिए इसको प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये जंग नहीं थी। जंग ये जब होती जब डायरेक्टली 2 साल से ये हमास से लड़ते। जंग जब होती जब डायरेक्टली ये 2 साल इजिप्ट की फोर्सेस से लड़ते, या सीरिया के फौजियों से लड़ते, या किसी और फौज से इस तरह की लड़ते। वो तो जंग नहीं हुई ना। तो इसको आप जो है इसको नस्ल कुशी कहिए बजाय जंगबंदी के। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि ये जंगबंदी विद इन इन्वर्टेड कॉमास ट्रम्प साहब नेतन्याहू के लिए लाए हैं कि कुछ वो यरगमाली वापस आ जाएं, वो डेड बॉडीज वापस आ जाएं। और एक बात और बता दूं, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये नेतन्याहू ने खुद नेसेट में कहा कि उनके, अभी आप भी कह रहे थे 2000 सिपाही मारे गए। 2000 नहीं मारे गए, ये तो छुपा के कम करके बताते हैं। कम से कम 10,000 सिपाही काम में आए, जो कि इसराइल की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ। हम नहीं कह रहे कोई अच्छी बात है, ज्यादा सिपाहियों का मारा जाना इट इज नॉट अ विनिंग पॉइंट। सिपाही भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप होता है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं इसमें ये भी थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि ये जो जंगबंदी है विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ये सिर्फ एक छोटा सा पॉज है
जैसे पिक्चर के अंदर एक इंटरवल आता है, क्योंकि ये जो वॉर है, ये वॉर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। एक तरफ तो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इसराइल का, और एक तरफ कॉन्सेप्ट है फलस्तीनियों का अपनी जमीन को बचाने का। हमास क्यों डिसआर्म नहीं हो रहा? बार बार ट्रम्प कह रहे हैं, बार बार नेतन्याहू कह रहे हैं। हमास ने कह दिया हम डिसआर्म होंगे, हम 101%, 110% डिसआर्म होंगे, इस शर्त पे कि इसराइल उन इलाकों को छोड़ दे जिन पे वो काबिज है, और जब तक वो काबिज है इन इलाकों पे हम डिसआर्म नहीं होंगे। और अगर वो वहां से चला जाता है तो मतलब इसराइल की फौजें चली जाती है, उनके ट्रकों में हम अपने हथियार डाल देंगे। ये बात हमास की जानिब से कह दी गई है। ठीक है, तो ये जो वॉर तो है ही नहीं, लेकिन ये जो जुल्म है इसराइल की तरफ से, ये नहीं रुकने वाला। और ये जद्दोजहद है और जो कुर्बानियां हैं इसकी फलस्तीन की तरफ से, गजा की तरफ से, वेस्ट बैंक के लोगों की तरफ से, पूरे फलस्तीन और अरबों की तरफ से, ये भी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जब तुम किसी के ऊपर जुल्म करोगे, किसी के घर में बैठ के उसके कमरों पे, उसके उसके सहन पे, उसके घर के आगे की जमीन पे कब्जा करोगे, तो वो चाहे मर के उसको बचाए, कुर्बानियां दे के बजाय, ये रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा, चाहे इसमें ये अटैक ईरान पे करें, चाहे ये अटैक सीरिया पे करें, चाहे सऊदी अरब पे करें, यूएई पे करें, किसी पे भी करें। ये लड़ाई का सिलसिला है, ये अब बंद होने वाला नहीं है। जी डॉक्टर रजवी। ये आप सही कह रहे हैं कि ये खतरा बाकी है, और चूंकि खतरा इसलिए बाकी है कि नेतन्याहू को खतरा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिर कब तक जो है ये खैर मनाएंगे, कब तक ये बचेंगे? मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये बहुत देर तक बचेंगे। राशिद रिजवी साहब, अब मैं फाइनल कमेंट के लिए एक एक करके आऊंगा। यहाँ पे देखिए, जयदीप साहब ने कहा कि हमास के एक अधिकारी जस्सर ने बताया कि मैं याह्या सिनवार के घर गया था, हमें घर पर बैठने के लिए जगह नहीं मिली। ये वहां के हालात थे। राशिद सर, ये शेख करीम ने लिखा है, राशिद सर, फिलिस्तीन में 5-6 साल में ही तामीर हो जाएगी। एक तरफ मलबे हटाए जाएंगे और उसी जगह पर तामीरात भी होती जाएगी। हो सकता है कोई ऐसा टेक्निकल हो कि उसी को यूज भी करें। आजकल तो बड़े मशीनरी, बहरहाल वहां पे टीम आ रही है। हमें ये नेतन्याहू अपने आप को बचाते रहेंगे। और अंसारुल्लाह लाहौती, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी ये जंग बंदी के बावजूद वो खामोश रहेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसे यकीन वो एतमाद तो नहीं कर रहा है किसी पे। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो भी अभी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। राशिद रिजवी साहब। इसके लिए तैयार रहे। जो हमारा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए इसराइल तैयार है। अब उन्होंने उसके लिए क्या एम बनाया है, किस मकसद से ये बात कही है कि वो भी उनके किसी कमांडर को मारेंगे, टारगेट करेंगे, या ऐसे ही अटैक करेंगे, जैसे कभी हाइफा पे हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया, कभी तेल अवीव में मार दिया। तो अब यहाँ पर यही चीज है कि वो किस सिमत इस चीज को लेके जा रहे हैं, लेकिन करेंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की डेट में अगर सीरिया के साथ गद्दारी न होती, तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि नेतन्याहू घुटने के बल बैठ जाते। लेबनान में आपका हिजबुल्लाह खामोश क्यों है? हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं है। एक बार न्यूज चली थी कि हिजबुल्लाह के पास हथियार हैं, सप्लाई लाइन चल रही है, कहीं से कोई सप्लाई लाइन नहीं है। जो एक सप्लाई लाइन थी उनकी, वो थी सीरिया, जिसको हमारे मोहम्मद बिन सलमान, एर्दोगान, इजराइल और अमेरिका ने एक सियासत के लिए, इजराइल के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया कि अब हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा, हिजबुल्लाह को हथियार नहीं पहुंचेगा। हमास को हथियार मिल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से उसको जरूरत थी।
बड़े हथियार उसके पास कुछ नहीं बचे अब। अभी वही है, एयर गन वगैरह है, उससे वो सॉरी AK-47 वगैरह है, उसी से वो हमला करता है। ये जब इन लोग जमीनी जंग में तो ये लोग भागते हैं, आईडीएफ के लोग सिर्फ जितने भी इजरायली सोल्जर्स हैं ये सिर्फ हवाई हमले पे महारत रखते हैं। और इन्होंने वहां वहां पर अपने आप को मजबूत किया है जहां जहां पर एयर डिफेंस नहीं थी। आपका लेबनान में एयर डिफेंस नहीं था, आपका सीरिया में एयर डिफेंस नहीं था, आपका इराक में उस एरिया में एयर डिफेंस नहीं है, आपका गाजा में कोई एयर डिफेंस नहीं है। तो जब चाहते हैं अपने फाइटर ले आकर के मार देते हैं। ईरान में ये कामयाब इसलिए हो गए थे कि ईरान में ये बहुत दिन से काम कर रहे थे, बहुत सालों से काम कर रहे थे। इन्होंने ईरान में अपनी एक फैक्ट्री लगा दी थी ड्रोन की, वहां पे ड्रोन डेवलप किए, और जब उनको अटैक करना हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उसी ड्रोन से ईरान के अंदर ही उस एयर डिफेंस को डैमेज किया। डैमेज करने के बाद इन्होंने वहां पर हवाई हमले किए जिसमें उनको कामयाबी मिली। वरना अगर उनके एयर डिफेंस डैमेज न होते तो कोई इसमें शक नहीं था कि ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला कामयाब हो पाता, कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन उनका एयर डिफेंस डिस्टर्ब कर दिया गया, भीतर घात हुआ उनके साथ। तो मेरा ये कहना था कि इजराइल जमीनी लड़ाई में तो न तो हिजबुल्लाह से जीत पाया है और न ही वो हमास से जीत पाया है। गोरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट दोनों हैं, हमास भी और हिजबुल्लाह भी। इसमें इजराइल के लोग घबराते हैं। बस इनको ये है कि आप तोप चला दो दूर से, आप ऊपर से मिसाइल मार दो, आबादी की आबादी पूरी ढहा दो, ये सब वो करेंगे। लेकिन सामने आके पॉइंट टू पॉइंट उनकी हिम्मत नहीं है। तो मुमताज साहब, इस वक्त अगर एक लाइन बन जाती सीरिया की लेबनान से, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि 15 दिन में नेतन्याहू घुटने टेक लेते। न तो अब अमेरिका के पास देने के लिए फंड बचा हुआ है और न तो इजराइल के पास अब खरीदने के लिए पैसा है। और जिस हिसाब से दबाव भी है, कोई इनको वित्तीय सहायता भी न इनको फ्रांस करता, न ब्रिटेन करता, न जर्मनी करता। इटली भी प्रेशर में है, इटली भी न करता। हाँ, हमारे सऊदी अरब के जो अरब लीग हैं, जो एक उम्मा का नारा लगाने वाले, ये इनके ऊपर कोई हमको शक नहीं है कि ये पूरी मदद करते। ये तो जा करके हाथ में देते, लो हमारी तरफ से आपके लिए नजराना है, बेगुनाहों को, बेकसूरों को, मासूमों को जितना मार सको मारो, ये हमारी तरफ से नजराना आपको पेश है। तो आज जिस हिसाब से अमेरिका अपने आप में परेशान है, तो अमेरिका इसीलिए नहीं चाहता कोई वार हो। अभी भी नेतन्याहू अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की टच में है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूक्रेन वॉर रुके। और जो आपने कहा था कि इल्जाम लगाया गया इस तरीके से उनका नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कि नरेंद्र मोदी वहां से बंद कर रहे हैं। उन्होंने नेतन्याहू ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी अब रशिया से तेल लेना बंद करना चाहते हैं, अब वहां से बंद करना, मैंने सुना है। वही है जैसे हमारे इंडियन न्यूज में चलता है सूत्र, तो ये सूत्र अब वहां भी चस्पा होने लगा है। तो और ये भी कहा कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप स्पष्ट करो वरना आपकी देश में आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब वो कोई भी पहलू नहीं छोड़ता इनके साथ तफरीह लेने में, इनकी तफरीह बनाने में, इनकी इंसल्ट करने में। अब बहरहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उसकी इज्जत हमारी इज्जत, उसकी इमेज खराब होगी तो हमारी इमेज खराब, देश की खराब होगी, देश की खराब होगी तो सारे देशवासियों की होगी, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। तो ये सब चीजों को सुनकर थोड़ा तकलीफ तो होती है, लेकिन उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो कि हम लोग विदेश नीति बनाने वाले लोग नहीं हैं। अब हम वापस से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी परेशान है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हमारा भी पूरा बिजनेस चरमरा के बैठ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन उसके साथ एक चीज और है, वो यू टर्न बहुत तेज लेता है। तो वो कोई ना कोई
पुराने फैसले जो उसने नए को बदले हैं उसको वो रिस्टोर कर सकता है, क्योंकि यूटर्न में एक्सपर्ट है वो। उसके अंदर ये ईगो नहीं है कि हम ईगो वाले हैं, हमें जो कह दिया सो कह दिया, अब चाहे मर जाए लेकिन हिलेंगे नहीं, वो चीज उसके अंदर नहीं है। वो मौका देखता है, यूटर्न मार देता है फौरन, और मुंह पे बोल आके मुंह पे बोल भी देगा मैंने कब कहा था ये। जैसे कि कल हमने बोला था कि जब टू नेशन की बात उसके सामने हो रही है तो उसने बहुत चौंकने वाले लहजे में कहा टू नेशन, वन नेशन इज बेटर। बट आप सोचेंगे तो मतलब आप कभी कुछ बोलोगे, इससे पहले 6 महीने पहले आप बोले थे कि टू नेशन पॉलिसी ही एक सोल्यूशन है, 6 महीने पहले बोले थे। कल बोल रहे हैं कि वन नेशन इज बेटर। तो ये पलटी मारेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये। लेकिन अगर आज की डेट में इजराइल गलती से भी इजराइल की कोई एक मिसाइल ईरान की तरफ चली आती है तो आप ये देखिएगा कि इजराइल का वो हाल होगा कि अमेरिका खाली रिक्वेस्ट करता रहेगा इनसे, ईरान से, कि अब बस करो, तुमने अपना बदला ले लिया, अब मत करो हमला, क्योंकि वो सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है और न ईरान पे हमला करने की स्थिति में है। हमने आपसे 1 महीना पहले भी कहा था कि जिस तरह से हमले की बात हो रही है 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हमला हो जाएगा, हमला हो जाएगा, हमला हो जाएगा। तो उस वक्त कोई हालात नजर नहीं आ रहे थे कि वो उस हालात में वो हमला करेंगे। लेकिन फिर हमने 15-10 दिन या पिछले हफ्ते हमने कहा था कि ये संभावनाएं बनाई जा रही हैं ईरान पे हमला करने की। ईरान तो वो संभावनाएं बनाई जा रही हैं, संभावना है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पूरी तैयारी कैलकुलेशन के साथ होनी चाहिए कि अगर ये चीज लंबी खिंची, अगर वॉशिंगटन, पेंटागन पे ईरान ने मिसाइल मारना शुरू किया यहाँ से और उसने 100-200 मिसाइल मार दी और 2-4 गिर गई तो हमारी इमेज पूरी दुनिया में खराब हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि कितना बड़ा ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है ये खुद उसको भी नहीं पता, अमेरिका को खुद मोसाद भी नहीं पता कर पाई कि कितना बड़ा जखीरा उसके पास है। तो अगर इन्होंने बौछार कर दी इजराइल के ऊपर मिसाइलों की तो 2 दिन 3 दिन अगर उसने चला दिया तो हम इजराइल को तबाही से बचा नहीं पाएंगे। तो अभी सबसे पहले वो अपने आप को संभाल रहा है। अभी जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अभी फंड पास इनकी कांग्रेस में सेनेटर्स इनके फंड पास नहीं करा पा रहे हैं। वोटिंग हो चुकी है, 9 बार वोटिंग हुई है, 9 बार फेल हुए हैं, 10वीं बार वोटिंग अभी शायद 2 दिन के सैटरडे को है, कब है 10वीं वोटिंग। उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि फंड पास करवा ले, किसी तरीके से लोगों को सैलरी मिल जाए। तो ये उलझे हुए हैं, इसीलिए ये भाग के आए इजिप्ट। ऐसा नहीं है कि इजिप्ट ये नोबेल के लिए आए थे, ये भाग के इसीलिए आए कि किसी तरीके से इस मैटर को दबा दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए। अभी ये हमला करता रहेगा, इस पे हमले होते रहेंगे, अभी हमसे फिर हाथ फैलाएगा कटोरा लेकर के कि हमको हथियार दो और पैसा दो। हम कहाँ से दे पाएंगे? अगर दे भी देते हैं तो हमारे देश वाले हम पे चढ़ जाएंगे कि हमारे लिए पैसा नहीं है और उधर इसराइल को तुम दिए जा रहे हो तबाही फैलाने के लिए। तो इसलिए वो भाग के वहां पर आया, कोई नोबेल के लिए नहीं आया था। और जो बार बार दबाव दे रहा है कि डिसआर्म हो जाए हमास, वरना हम इसराइल को छूट दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है। वो भपकी दे रहा है उसको, हमास को डरा रहा है, हमास को कि तुम डिसआर्म हो जाओ, डिसआर्म हो जाओ, डिसआर्म हो जाओ। और ये अलग सी भपकी दे रहे हैं, अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कह देंगे वॉर इज ओवर, फाइनली ओवर, तो फिर हमारे से सवाल जवाब होगा जिसका मेरे से इतने सवाल होंगे उसका एक भी जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों मुमताज भाई? बिल्कुल